हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट वर्ल्ड लेक्चर लेक्चर नंबर 1.18 में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया था डायपोल के एक्सियल लाइन पर और डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन क्या है। ए सरफेस at every point of which the potential due to charge distribution is the same is called equipotential surface। बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन ये होता है कि कोई वैसा सरफेस जिस पर कि हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या किसी भी वजह से पोटेंशियल का वैल्यू अगर सेम है देन वी विल कॉल इट इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल सा डेफिनेशन है, नाम से भी क्लियर है, लिटरल मीनिंग है इसका कि ऐसा सरफेस जिस पर कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, दैट पॉइंट विल कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। उस पॉइंट को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो यहाँ पर दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है और दूसरा आइसोलेटेड चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है। पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये देख सकते हैं कि जो ये वेक्टर ई जो दिखा रहा है साइन, ये येलो कलर का जो साइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया जा रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जो कि यूनिफॉर्म है, सेम टू सेम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और सब एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर बात की जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से होगा कि ये इस पैरेलल जो भी फील्ड है उसके परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में एक सरफेस अगर ड्रॉ किया जाए जो जिसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो, तो वो सरफेस ही हम लोगों का क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सरफेस में हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा V1। सिमिलरली इस सरफेस की बात की जाए तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा। सिमिलरली इस सरफेस की बात की जाए तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, V3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसी तरह से ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस तरह से बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इसी के पैरेलल में ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आइसोलेटेड चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का कैसा डायग्राम होगा। तो अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज है, मतलब सेंटर में कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इसके राउंड में अगर हम लोग स्फेरिकल शेप्स बनाते चले जाएं तो सारे स्फेरिकल शेप जो होंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट करेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये जो स्फेरिकल सरफेसेज हैं, जैसे आप देख सकते हैं सबसे अंदर में इनर स्फेयर है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फिर उसके बाद ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसी तरह से तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो ऑन। और भी बहुत सारे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें ड्रॉ हो सकते हैं। तो यही बेसिक फंडा यही था, एग्जाम में पूछा जा सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए। तो उस टाइम पर हम लोगों को ये याद रहना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेन सरफेस बनाएंगे हम लोग, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि जिसके नॉर्मल में इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, जिसका नॉर्मल डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और जब हम लोग आइसोलेटेड चार्ज किसी चार्ज की बात करेंगे तो उसके राउंड में हम लोग स्फेयर्स बना देंगे बहुत सारे, और वो स्फेयर जो होंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। रीजन इसके पीछे समझ सकते हैं कि इस चार्ज से अगर किसी स्फेयर की बात करें, सपोज इस स्फेयर की बात करते हैं, तो इस चार्ज से इस स्फेयर के हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, और हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है मतलब पोटेंशियल सेम होगा। क्योंकि हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर रिमाइंड करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा ये था, V इक्वल्स टू क्यू बाई 4πε0r। मतलब किसी क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये था। तो अगर स्फेयर के लिए बात की जाए तो स्फेयर के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये अगर एक स्फेयर है तो इस स्फेयर का इस चार्ज से जो डिस्टेंस r होगा वो हर एक सरफेस हर एक पॉइंट पर उसका डिस्टेंस सेम होगा। इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो इसके लिए भी डिस्टेंस r ही होगा, इस पॉइंट की बात करें तो इसके लिए भी डिस्टेंस r ही होगा, सो ऑन। तो हर एक पॉइंट के लिए डिस्टेंस r होगा, तो इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कुछ प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस का हम लोग देख लेते हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहला प्रॉपर्टी ये है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही बात है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं कि उसके जो पोटेंशियल है, हर एक पॉइंट के जो पोटेंशियल है किसी भी, जैसे इस सरफेस की बात करें तो इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो V1 ही होगा। तो जाहिर सी बात है अगर किसी चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसी सरफेस के अक्रॉस में मूव करना चाहें तो मूव करने के लिए कोई वर्क डन नहीं होगा। रीजन उसके पीछे ये है कि अगर हम लोग किसी एक
पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करते हैं तो वर्क डन जो बेसिकली होता है वो वी वी माइनस वी ए दिखाया जाता है, जो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, अब चूंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट का क्या है हम लोगों का, अगर इस वाले सरफेस की बात करें तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, यानी VV का भी वैल्यू V1 हो जाएगा और VA का भी वैल्यू V1 हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से ये समझना है कि जो किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन होगा किसी एक पॉइंट चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, बिकॉज पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो मतलब वर्क डन जीरो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट ऑफ डीएल ऑफ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बेसिक मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के, चाहे इसकी बात करें चाहे इस वाले सरफेस के लिए बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर जिस भी पॉइंट पे बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो डायग्राम से तो क्लियर है, लेकिन इसको बाय डेरिवेशन भी समझ लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले पढ़े थे कि नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पिछले स्लाइड्स में ही हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था इसके बारे में कि वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली जीरो के इक्वल है, क्योंकि वर्क डन तो जीरो है। अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक चार्ज ले जाने में वर्क डन अभी हम लोगों ने देखा जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि इस सरफेस पे कहीं से भी कहीं तक अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा उस सरफेस पे। तो उस सरफेस के किसी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही बेसिकली जीरो है, तभी उसका लाइन इंटीग्रल जीरो आ रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक नहीं कर रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट लाइक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस के साथ किसी और एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल पर होगा, बिकॉज किसी और एंगल पर अगर इंक्लाइंड होगा तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट इस सरफेस पे आ जाएगा और फिर नेगेटिव लाइन ऑफ इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग क्या है, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इस सरफेस के ऊपर लाइन नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इस सरफेस पे लाइन नहीं कर रहा। इसका जाहिर सा मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको बेसिकली इससे भी समझ सकते हैं कि ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था, ए डॉट वेक्टर बी का ए बी कॉस थीटा, तो उसी तरह से ई डॉट डी एल को लिख सकते हैं ई डी एल कॉस थीटा। अब चूंकि ई डी एल कॉस थीटा जीरो के इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, डीएल भी जीरो नहीं है, इसका मतलब कॉस थीटा जीरो है, यानी थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके परपेंडिकुलर ही हो सकता है, कहीं और किसी एंगल पे इंक्लाइंड नहीं हो सकता है या इस सरफेस पे नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये डिराइव कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक और चीज देख लिया कि कोई भी वर्क डन नहीं होगा अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज ले जाना चाहें इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट रीजियंस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, v जहां पर पोटेंशियल को बता रहा है और r जो है वो डिस्टेंस को बता रहा है। उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब यही हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए तो जैसे ये हम लोगों का अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, इस पॉइंट पर कुछ और पोटेंशियल है, उसी तरह से इस सरफेस पे कुछ और पोटेंशियल है। तो जैसे जैसे हम लोग इससे दूर चलते जा रहे हैं, इस आइसोलेटेड चार्ज से अगर हम लोग दूर जाते जा रहे हैं तो पोटेंशियल में चेंज हो रहा
और पोटेंशियल में कैसे चेंज हो रहा, मतलब पहले पोटेंशियल ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होता चला गया। ये तो हम लोग फॉर्मूला से समझ सकते हैं ना इस चीज को। ये फॉर्मूला था हमारा V इक्वल टू क्यू बाई 4πε0r, और R का वैल्यू जैसे जैसे कम होता बढ़ता जाएगा, मतलब हम लोग दूर जाते जाएंगे, जैसे इस चार्ज से हम लोग जैसे जैसे दूर चलते चले जाएंगे तो R का वैल्यू बढ़ेगा, और R का वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, सबसे पास में, फिर दूर जाएंगे तो और कम होगा, दूर जाएंगे तो और कम होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग इससे दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल हम लोगों का कम होता चला जा रहा है। वही सेम चीज यहाँ भी समझना है कि पोटेंशियल की वैल्यू जो है कम होते जा रही है जब हम लोग इससे दूर जा रहे हैं। तो इस कारण से इसका जो डिफरेंस है, मतलब इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को वो दिखा रहा है, मतलब घटते हुए पोटेंशियल का डायरेक्शन ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इस कारण से यहाँ पर ये नेगेटिव साइन यूज किया गया है ग्रेडियंट में। ठीक है, ये ग्रेडियंट में नेगेटिव साइन इसी कारण से यूज किया जाता है। और dv बाई डी का क्या लॉजिक है, तो dv बाई डी का थोड़ा कंपैरिजन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² लॉ को फॉलो करता है, और पोटेंशियल जो है वो 1/r लॉ को फॉलो करता है, तो वहीं से 1/r डिराइव होकर के आया। बाकी बेसिकली हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन कर चुके हैं, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वर्क डन हम लोग तो देख ही चुके हैं, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, वोल्टेज के, मतलब पोटेंशियल के। और फिर पोटेंशियल के इक्वल, जब V के इक्वल ये हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर पोटेंशियल इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब ग्रेडियंट है। और नेगेटिव क्यों है, ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि जब चार्ज के पास में रहते हैं तो पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे कम होते चले जाता है पोटेंशियल, दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता चला जाता है। तो पोटेंशियल का वैल्यू जब कम हो रहा, जिस डायरेक्शन में कम हो रहा, वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए हम लोग नेगेटिव ग्रेडियंट लेते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाला है कि ये जो पोटेंशियल है ये हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसी कारण से यहाँ पर माइनस साइन का यूज है, अदरवाइज इस माइनस साइन का कोई यूज नहीं रहता अगर ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता तो। ओवरऑल अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन पे जाते हैं। तो E की वैल्यू तो हम लोग समझ चुके हैं, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। अगर हम लोग इस dV की वैल्यू को फिक्स कर दें, मतलब वोल्टेज में जो डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ रहा है, उसको अगर हम लोग फिक्स कर दें तो dr की वैल्यू क्या आ जाएगी, -dV बाई E, या फिर ये बोल सकते हैं कि dr जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/E के, मतलब डिस्टेंस में जो डिफरेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस चीज को समझते हैं डायग्राम से। जैसे इस डायग्राम में देखिए, हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है कि दो सरफेसेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। मतलब अगर अंदर वाले को हम हाईएस्ट पोटेंशियल 25 वोल्ट पे मानते हैं, तो इसके बाद वाला जो है वो 20 वोल्ट पे, 5 वोल्ट का डिफरेंस, फिर इसके बाद वाला 15 वोल्ट, 5 वोल्ट और डिफरेंस, फिर 10 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट। इस तरह से हम लोगों ने इस पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ किया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 25 से जब हम लोग 20 वोल्ट की तरफ जा रहे हैं तो डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का ही, लेकिन डिस्टेंस जो है वो काफी कम है, dr का वैल्यू काफी कम है। जब 20 से 15 की तरफ जा रहे हैं तो फिर dr की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है, फिर 15 से 10 की तरफ जा रहे हैं तो dr की वैल्यू और थोड़ी बढ़ गई, और 10 से जब 5 पे जा रहे हैं तो dr की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मतलब ये है कि जब पोटेंशियल अंदर में, डिफरेंस हर जगह पोटेंशियल का सेम ही है, बट जब वैल्यू जो है dr की सबसे कम है, उस समय हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेटेड चार्ज के सबसे नजदीक सबसे ज्यादा होता है। तो जब डिफरेंस dr का सबसे कम है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है। dr का डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है, और यही ये एनालिसिस है कि dr जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/E, या ये बोले कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/dr के, मतलब dr के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब when E is strong, if E is strong, dr will be small। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा है, सबसे नजदीक में, dr क्या है, सबसे कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब वीक है, दूर की बात कर रहे हैं, तो dr सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एनालिसिस दे रहा है जो हम लोगों का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दैट इज द सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉलर
एंड वाइस वर्सा। तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन का पॉइंट था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या इंडिकेट करता है, रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कहाँ पर रीजन ऑफ वीक फील्ड है। मतलब इस डायग्राम को देखते ही हम लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पर पास पास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आ रहे हैं, मतलब जो डिफरेंस उन लोगों का सेम लिया गया है इस कारण से, तो पास पास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पर दूर दूर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम है। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। तो ये तो सिमिलर टाइप, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़े थे कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, सिमिलरली यहाँ पर बोल सकते हैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां पर वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे पास दो पोटेंशियल आ जाएगा, एक इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से, एक दूसरे वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से। तो दोनों जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पर, सिंगल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसी पॉइंट पर हम लोगों को दो पोटेंशियल मिलेगा, वो कि जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही ओवरऑल डिस्कशन था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। लास्ट में 2-3 कंक्लूजन पॉइंट और है, पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है dV/dr है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, अगर V की बात करें सिंपली, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द नेगेटिव साइन ऑफ potential gradient shows that the rate of change of potential with distance is always against the electric field intensity। ये भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो यही दिखा रहा है कि जिस तरफ पोटेंशियल घट रहा है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल का घटने का डायरेक्शन जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब डिक्रीजिंग डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग वहाँ नेगेटिव साइन यूज किए हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो वर्क डन। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो कोई वर्क डन नहीं होगा चार्ज के ऊपर। दूसरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट dl ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको बेसिकली यही समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास जब आ रहा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर हो गया तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनली फोर्थ पॉइंट है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर, ये टॉपिक फिनिश किया। आने वाले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर। और आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। और उसके वीडियो लेक्चर्स भी मैं डाल दूंगा जो उसके सॉल्यूशंस हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।